हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। टेम्परामेंट से शुरू करते हैं। टेम्परामेंट का क्या मतलब होता है जैसे हम लोग कभी कभी किसी पर्सन के लिए बोलते हैं कि वो बहुत ही चीयरफुल पर्सन है, या वो बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप का पर्सन है, या फिर किसी के लिए हम बोलते हैं बहुत ही वो क्वाइट है, बहुत ही रिजर्व्ड है, अकेला रहना पसंद करता है। या कभी बोला जाता है कि वो बहुत गुस्से वाला है। तो ये हम जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, वो टेम्परामेंट होता है। और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो टेम्परामेंट होता है वो बचपन से ही बच्चे में नज़र आने लगता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परामेंट इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि जो बच्चे का इमोशनल स्टाइल होता है वो एक तरीके से टेम्परामेंट के थ्रू हम जज कर सकते हैं, या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब बड़ा होगा बच्चा तो उसका किस तरह का इमोशनल बिहेवियर किस टाइप का होगा, या उसका टेम्परामेंट किस टाइप का होगा। साइकोलॉजिस्ट टेम्परामेंट को क्या बोलते हैं? दे से कि दिस टेम्परामेंट रेफर्स टू स्टेबल इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन करेक्टरिस्टिक मूड, एक्टिविटी लेवल, इमोशनल रिएक्टिविटी। मतलब किसी के मूड की और किसी की एक्टिविटी लेवल मीन्स जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और कुछ लोग बहुत लेजी टाइप के होते हैं, तो एक्टिविटी लेवल हो गया। एक इमोशनल रिएक्टिविटी होती है कि कुछ होते हैं कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको बहुत शॉकिंग सी न्यूज़ भी दे दो तो वो बहुत नॉर्मली रिएक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो डिफरेंसेस हैं सब में, इंडिविजुअली डिफरेंसेस हैं लोगों में, उसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, उसे टेम्परामेंट बोला जाता है। और ये टेम्परामेंट बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर। कुछ ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जो इसको प्रूफ करती हैं कि टेम्परामेंट इज़ ऑलरेडी देयर व्हेन वी आर born. So, growing evidence suggests that these differences are present very early in our life, perhaps at birth. In fact, systematic research suggests that most infants can be divided into three basic categories with respect to temperament. तो इन्फेंट्स को भी ये एक्चुअली कह रहे हैं, जैसे हम बड़े होने के बाद लोगों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि ये बहुत ही चेयरफुल पर्सन है, ये बहुत ही आइसोलेटेड रहने वाला पर्सन है। ऐसे ही हम बचपन में भी अगर इन्फेंट्स को भी ऑब्जर्व करें तो हम उनको भी टेम्परामेंट के बेस पे तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परामेंट उस एज में इजीली नज़र आने लगता है। तो वो जो तीन कैटेगरीज इन्होंने बताई हैं वो है इजी चिल्ड्रन, डिफिकल्ट चिल्ड्रन एंड स्लो टू वार्म अप चिल्ड्रन। ये तीन कैटेगरीज हैं। लाइक इजी चिल्ड्रन मीन्स जैसे जो इजी पर्सनालिटी होती है ना, जिससे आप इजीली बात कर सकते हो और वो बहुत जल्दी आपसे चिढ़ेगा नहीं है, आपकी आपकी बात सुन के पेशेंटली आपको रिप्लाई करेगा। वैसे इजी चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो भी इस टाइप का ही, जैसे वो चीयरफुल रहते हैं, वो जल्दी अडाप्ट कर जाते हैं दूसरे एनवायरनमेंट में। जैसे उनको कहीं और लेके जाया जाए, किसी दूसरे रिलेटिव के घर में ले जाएं, तो वहाँ जाके वो रोएंगे नहीं, वहाँ जाके वो उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और उस वो खुश होंगे, वहाँ जाके वो अडाप्ट कर जाएंगे बहुत इजीली। ऐसे ही 10% बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ पे इन्होंने परसेंटेजेस भी दी हुई है। जैसे 40% इन्होंने बोला है ईजी चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं, 10% इन्होंने बोले डिफिकल्ट चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। डिफिकल्ट चिल्ड्रन मतलब उनको टाइम लगता है, वो जल्दी अडाप्ट नहीं कर पाते हैं। वो उनका एक तो इरेगुलर उनका डेली रूटीन होता है, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़े से स्लो होते हैं, उनको टाइम लगता है हर चीज़ को एक्सेप्ट करने में। और वो नेगेटिव रिएक्शंस दिखाते हैं ज़्यादा, मोर नेगेटिव रिएक्शंस देन अदर चिल्ड्रन। एंड फाइनली दे आर सेइंग 15% ऐसे होते हैं जो स्लो टू वार्म अप चिल्ड्रन होते हैं। स्लो टू वार्म अप मतलब जैसे कोई बड़ा है पर्सन, उसको हम बोलेंगे लेजी है, लेकिन इन्फेंट को हम लेजी नहीं कह सकते। इन्फेंट्स आर नॉट लेजी, बट उनको हम स्लो टू वार्म अप बोल सकते हैं। स्लो टू वार्म अप का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा इनएक्टिव है और थोड़े स्लो हैं, उनके जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा माइल्ड रिएक्शंस होते हैं। दे आर इनएक्टिव, दे आर एपैथेटिक। एपैथेटिक मीन्स ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाएंगे आपको, बहुत माइल्ड नेगेटिव रिएक्शंस नज़र आएंगे। और व्हेन एक्सपोज टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, तो कहीं नई जगह जा रहे हैं तो माइल्ड नेगेटिव रिएक्शंस दिखेंगे, ज़्यादा नहीं। Remaining 35% of infants cannot be readily classified under one of these headings. तो बाकी जो इनके 35% बच गए हैं, उनको कह रहे हैं वो इस तरह के उनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उनको इन तीन कैटेगरी में हम क्लासीफाई नहीं कर पाए।
So interestingly, while girls and boys don't differ with respect to problems relating to temperament during the first 3 years of life, तो पहले 3 साल तक आपको गर्ल और बॉय, बेबी गर्ल और बेबी बॉय में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा टेम्परामेंट में। लेकिन उसके बाद 3 साल के बाद डिफरेंसेस दिखने लगते हैं जैसे जैसे एज बड़ी होती है। सो क्या डिफरेंसेस दिखते हैं? बॉय शो अ हायर इंसिडेंस ऑफ डिफिकल्ट बिहेवियर। तो बॉयज़ के केस में डिफ़िकल्ट बिहेवियर ज़्यादा नज़र आने लगता है, एंड such changes in the frequency or temperament related problems are only a part of much larger pattern। that means कि वो जो बचपन में आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखती हैं कि बच्चा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है हैंडल करना, वो आपको एक तरीके से प्रिडिक्टर्स हैं, वो आपके डिटर्मिनेंट्स हैं जो उसके बड़े होने के बाद उसका टेम्परामेंट कैसा होगा उसके बारे में बताते हैं। So boys show much higher rates with respect to what have been termed externalizing disorders, problems relating to overt behavior such as hyperactivity and conduct disorders। तो इसीलिए बॉयज़ के केस में आपको एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स, जिसको हम बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी जिसके अंदर आ जाता है, या कंडक्ट डिसिप्लिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसीलिए बॉयज़ में आपको ज़्यादा नज़र आती हैं। And the advantage of girls persist until adolescence when they begin to experience higher rate of internalizing disorders। गर्ल्स के केस में भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है गर्ल्स के केस में एक्सटर्नलाइजिंग नहीं है, लेकिन इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम्स है, स्पेशली जब एडोलसेंट एज में पहुंचती हैं गर्ल्स। सो एक बिकॉज ऑफ द चेंजेस विच इज़ हैपनिंग इन द बॉडी, जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस होते हैं और फिजिकल चेंजेस होते हैं, उस वजह से डिप्रेशन और मूड डिस्टर्बेंसेस जैसी प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं गर्ल्स में एज कम्पेयर टू बॉयज़। सो हाउ स्टेबल आर सच डिफरेंसेस इन टेम्परामेंट? टेम्परामेंट में कितना स्टेबल है डिफरेंसेस? सो यहाँ पे रिसर्च कह रही है कि थोड़ा सा मिक्स पिक्चर है, मतलब कुछ चीज़ें टेम्परामेंट में स्टेबल होती हैं और कुछ चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। Some studies indicate that certain dimensions of temperament, जैसे अटेंटिवनेस हो गया, एक्टिविटी लेवल हो गया, ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये टेम्परामेंट रहेंगी। जो लाइक बाय मतलब शुरू से ही इन्फेंट लेवल से, इन्फेंट की एज से ही अटेंटिव होगा वो, पर्टिकुलरली उसकी टेम्परामेंट बड़े होने तक ही ऐसी होगी कि वो अटेंटिव होगा ज़्यादा। एक्टिविटी लेवल में आपको जो बचपन से ही बहुत एक्टिव दिखेगा वो बड़े होने तक वो पर्सन एक्टिव ही होगा। इरिटेबिलिटी में भी स्टेबिलिटी दिखेगी आपको कि जो जल्दी इरिटेट हो जाता था बचपन में वो बड़ा होके भी जल्दी ही इरिटेट होगा। तो ये चीज़ें स्टेबल है। चिल्ड्रन हु आर हाई ऑन दीज dimensions at 4 months of age tend to be high on them months or even years later। मतलब अगर 4 मंथ की एज में ये सब जो हमने डायमेंशंस अभी देखी है, वो अगर आपको दिख रहा है कि 4 मंथ्स में ये चीज़ें बच्चे में नज़र आ रही हैं, तो मे बी वो सालों तक उसके अंदर सेम टेम्परामेंट स्टेबल रहेगा। But while those who are low on these dimensions at 4 months remain relatively low as they grow older। और जिनके अंदर ये चीज़ें कम हैं, जैसे जो जल्दी इरिटेट नहीं होते हैं, तो इस टाइप की स्टेबल चीज़ें कम रहती हैं, तो वो बड़े होने तक भी वो टेम्परामेंट कम ही रहते हैं, तो ये स्टेबल है। On the other hand, additional studies indicate that long-term stability in various aspects of temperament may occur only in person who are relatively extreme on these dimensions। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वो कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे टेम्परामेंट है जो स्टेबल रहते हैं, अगर किसी में ज़्यादा है तो वो बड़े होने तक भी ज़्यादा ही रहेंगे, कम है तो कम रहेंगे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं जो ये बोलती है कि अगर किसी के अंदर ये टेम्परामेंट बहुत ही एक्सट्रीम में है, मतलब नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, तो ही वो रिलेटिवली एक्सट्रीम जो होते हैं वही बड़े होने तक आपको उस पर्सन में दिखेंगे। So temperament may be influenced by genetic factors or tend to be quite stable for some people। It can be altered by experience। लेकिन टेम्परामेंट जो है वो ऑल्टर हो सकते हैं धीरे धीरे, लोग एक्सपीरियंस के साथ और एजुकेशन के साथ और अवेयरनेस के साथ अपने टेम्परामेंट को कभी कभी मॉडिफाई करना सीख जाते हैं। So whatever the relative contributions of genetic and environmental factors to temperament, individual differences in emotional style have important implication for social development। तो ये जो भी टेम्परामेंट होते हैं, जो कुछ स्टेबल हैं चाहे कुछ चेंज हो रहे हैं, इन सब का असर हमारी सोशल डेवलपमेंट में चलता है, पड़ता है।
एंड जो डिफ़िकल्ट चिल्ड्रन होते हैं, जो हमने देखा जो बचपन से ही जो डिफ़िकल्ट होते हैं हैंडल करना, बाद में जाके उनको लेटर लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम आती हैं। और जो आइसोलेट रहना, बचपन से ही बच्चे होते हैं जो आइसोलेटेड रहना ज़्यादा पसंद करते हैं या शाई होते हैं, तो बड़े होके भी उनको थोड़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, जैसे फ्रेंडशिप्स करने में या नई जगह जाने में, जैसे वो स्कूल जाते हैं तो वहाँ एडजस्ट करने में, तो वो शाइनेस उनकी बड़े होने तक दिखती है। तो दैट मीन्स ये जो टेम्परामेंट है जो बचपन से हम देखते हैं बच्चों में, वो एक इंडिकेटर होता है कि बड़े होने के बाद इनका इमोशनल बिहेवियर कैसा होगा, और वो उनको लाइफ टाइम हो सकता है उसका इन्फ्लुएंस पड़ता रहे। So finally, there is a growing evidence that aspects of temperament can influence the kind of bond infants form with their caregivers, and hence important aspects of their personality and even ability to form close relationship with other person. तो इसीलिए यहाँ पे केयर गिवर के रोल को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है कि केयर गिवर के साथ किस तरह का उसका बॉन्ड है इन्फेंट का, उससे उसके टेम्परामेंट की फॉर्मेशन होती है जो लाइफ टाइम उसकी पर्सनालिटी में इन्फ्लुएंस करता रहता है। तो केयर गिवर का रोल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। फिर अटैचमेंट आ जाता है। अटैचमेंट भी एक इमोशनल करेक्टरिस्टिक है जो इन्फेंट्स में बचपन से ही बिल्ड होने लग जाती है, और अटैचमेंट किसके साथ होती है, जो उनके केयर गिवर्स होते हैं। सो जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स हों, मोस्टली जो उनकी केयर करता है, मेन थिंग है जो केयर कर रहा है। पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट होना कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि बच्चे को सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही अटैचमेंट होगी। दे विल बी अटैच टू अ पर्सन हु विल केयर फॉर देम। तो यहाँ पे वर्ड केयर गिवर एक कीवर्ड है, जो केयर करता है उसके साथ एक बच्चे की स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बनती है। The strong affectional tie between infant and their caregiver is known as attachment। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आगे जाके जो स्टेजेस हैं, जैसे एरिक्सन ने बोला है कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है, कि बच्चा ट्रस्ट करना सीखता है दूसरों पे, वो इसी अटैचमेंट के बेस पे वो चीज़ डेवलप होती है। अगर तो केयर गिवर उसको इतना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और उसकी केयर करता है कि बच्चा उस पर टोटली ट्रस्ट कर सके, तो ही वो आगे जाके अपनी लाइफ में दूसरों के ऊपर ट्रस्ट कर पाता है। तो जो एरिक्सन की सारी स्टेजेस हैं उसमें केयर गिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि केयर गिवर के साथ बच्चे का बॉन्ड कैसा है। वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। द मेजरमेंट एंड ओरिजिन्स ऑफ अटैचमेंट। तो द इन्फेंट जो होते हैं उनकी जो बहुत अटैचमेंट स्ट्रांग हो जाती है, जो उनके लिए केयर करते हैं, तो उसको हम कैसे मतलब कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एक्चुअली में उनकी अटैचमेंट उसी से होती है जो उसकी केयर करता है। So that infant forms strong attachment to the person who care for them and is obvious to anyone who has ever watched what happens when they are separated। आपने देखा हुआ है कि अगर केयर गिवर से उनको दूर किया जाए, अब ज़रूरी नहीं है वो मदर ही हो, सपोज अगर कोई ग्रैंड पेरेंट बच्चे की केयर कर रहा है और उससे बच्चे को दूर किया जाता है तो उसको कितना बुरा लगता है, वो कितना रोता है। तो इसका मतलब ये है कि केयर गिवर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द पेरेंट। वो पेरेंट अगर केयर गिवर खुद है तो वो पेरेंट्स से अटैच होगा, अगर कोई और है केयर गिवर तो वो उससे अटैच होगा। सो यहाँ पे ऑथर ने लिखा हुआ है कि आई रिमेंबर माई डॉटर जेसिकाज रिएक्शन व्हेन हर मदर एंड आई हैड टू लीव हर विद सम फ्रेंड्स। तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने देखा हुआ है कि जब एक छोटी बच्ची है जेसिका, उसकी मदर उसको छोड़ के जाती है तो वो कितना ज़्यादा रोती है। तो इससे पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा अटैच है उसके साथ। So, actually, infants' reaction to such separations play a central role in the procedure psychologists use to measure attachment। अब इसी चीज़ को measure करने के लिए कि ये attachment कितना है, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट ने एक टेस्ट किया हुआ है जिसका नाम है स्ट्रेंज सिचुएशन टेस्ट। स्ट्रेंज सिचुएशन टेस्ट है विच इज़ बेस्ड ऑन अ थ्योरी प्रपोज्ड बाय बॉल्बी, which suggests that attachment involves a balance between infants' tendencies to seek to be near their caregiver and their willingness to explore new environment। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे बॉल्बी ये बोल रहे हैं कि अटैचमेंट किस चीज़ के बीच में बैलेंस करता है। एक तो ये कि इन्फेंट को अपने केयर गिवर के साथ रहना है हमेशा, उसको अपने केयर गिवर के नियर रहना है, दे सीक टू बी नियर टू द केयर गिवर। एंड सेकेंड थिंग इज दैट उनको एनवायरनमेंट भी एक्सप्लोर करना है। दोनों चीज़ें,
इन्फेंट को अपने केयर गिवर के साथ भी रहना है, प्लस उनको एनवायरनमेंट भी एक्सप्लोर करना है, तो वो उन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस करता है, उसके बेस पे हम मेजर कर सकते हैं कि अटैचमेंट कितनी है। तो जितना ज़्यादा बच्चा कम अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करेगा, इसका मतलब वो बहुत अटैच है कि वो अपने केयर गिवर से छोड़ के जा ही नहीं रहा है। सपोज आप बच्चे को किसी टॉय वाले रूम में ले गए जहाँ बहुत सारे टॉयज हैं, बट वो बच्चा जो है ही इज़ नॉट लीविंग हिज केयर गिवर, वो छोड़ ही नहीं रहा है केयर गिवर को, और वो किसी भी टॉय को जाके उठा नहीं रहा है। उसको दिख रहा है टॉयज पड़े हैं सामने, उसके सामने बहुत सारे टॉयज रखे हैं, बट ही इज़ नॉट लीविंग, और वो जाके एक्सप्लोर नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स उसकी जो अटैचमेंट है वो उसके एक्सप्लोरेशन वाले पार्ट से कहीं ज़्यादा है। और वहीं अगर कोई दूसरा बच्चा है जिसको आप टॉय रूम में ले जाओ और वो फटाफट अपने केयर गिवर की गोदी से उतर के जाके टॉय से खेलने लग जाता है, वहाँ पे ये मतलब है कि वो उसकी एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू द अटैचमेंट. So the quality of attachment Bowlby contended is revealed by the degree to which infant behaves as if the caregiver when present serves as a secure base of operation. तो अब कुछ इन्फेंट्स होते हैं वो खेलते खेलते देखते रहते हैं वापस अपने केयर गिवर की तरफ, उससे वो ये चीज़ सिक्योर कर रहे हैं कि चलो वो इस रूम में बैठा हुआ है तो मैं अपना काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर केयर गिवर उस रूम से बाहर चला जाए तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम दिया हुआ है स्ट्रेंज सिचुएशन टेस्ट. So the caregiver who provides comfort and reassurance and caregiver interactions when the caregiver returns after the separation. अब ये भी है इस टेस्ट में इन्होंने ये भी देखा था, सपोज केयरगिवर उस रूम से बाहर चला जाता है जहाँ पे बच्चा अपने टॉयज के साथ खेल रहा है, तो जब वो वापस आता है तो बच्चे का रिएक्शन कैसा होगा। तो ये सारे जितने भी रिएक्शंस थे इन्होंने टेबल में लिखे हैं, एक टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, टेबल 8.3। जैसे आप एक बार ये टेबल देख लो तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये इनका एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे एक इन्फेंट है, मतलब एक नहीं काफ़ी सारे इन्फेंट्स होंगे, अलग अलग लोगों के साथ किया था, और वो अपने केयर गिवर के साथ आए हैं। केयर गिवर यूजुअली मदर है उनकी। तो यहाँ पे पहला जैसे क्या किया कि केयर गिवर है और बेबी दोनों प्रेजेंट है रूम में, और 30 सेकेंड्स के लिए वो दोनों वहाँ पे प्रेजेंट है। एक्सपेरिमेंटर ब्रिंग्स केयर गिवर एंड बेबी टू रूम एंड लीव्स। एक्सपेरिमेंटर क्या करेगा, वो बेबी और केयर गिवर को रूम में लेके आएगा और उसके बाद छोड़ के चला जाएगा। फिर क्या होगा, केयर गिवर एंड बेबी वो दोनों उसी रूम में है 3 मिनट के लिए। बेबी प्लेस, केयर गिवर सीटेड। तो जो केयर गिवर है, जो मदर है, वो बैठी है और बेबी जो है वो टॉय से खेल रहा है। 3 मिनट हो गए हैं। थर्ड, केयर गिवर, बेबी एंड स्ट्रेंजर। अब क्या होता है कि कोई स्ट्रेंजर आ जाता है रूम में। स्ट्रेंजर एंटर्स, टॉक्स टू द केयर गिवर, और वो आके उस केयर गिवर से बात करने लगता है, और 3 मिनट की ड्यूरेशन हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, केयर गिवर को बोला जाता है कि वो रूम से चला जाए, स्ट्रेंजर वहीं रहेगा। तो स्ट्रेंजर एंड बेबी ये दोनों रूम में है, 3 मिनट या उससे कम का टाइम होगा, और केयर गिवर वहां से चला गया, स्ट्रेंजर रूम में बैठा हुआ है और वो बेबी को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, केयर गिवर एंड बेबी, उसके बाद केयर गिवर वापस आता है और स्ट्रेंजर चला जाता है वहां से 3 मिनट या उससे ज़्यादा टाइम। केयर गिवर रिटर्न्स, ग्रीट्स बेबी, ऑफर कंफर्ट। तो मदर है या जो भी केयर गिवर है वापस आते हैं रूम में और उस बेबी को ग्रीट करती हैं और कंफर्टेबल करती हैं। और लास्ट में फिर इन्होंने लिखा है कि बेबी अलोन हो जाता है, मतलब केयर गिवर को भी बोला जाता है कि आप भी चले जाओ। और उसके बाद नेक्स्ट केयर स्ट्रेंजर आता है। फिर उस टाइम क्या है, देखो स्ट्रेंजर आया है और केयर गिवर नहीं है रूम में, बेबी अकेला है। तो स्ट्रेंजर है, एंटर करा है रूम में, और बेबी उस टाइम अकेला है। और लास्ट में इन्होंने देखा कि जब केयर गिवर और बेबी, केयर गिवर वापस आता है और स्ट्रेंजर चला जाता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, इन्होंने बारी बारी ऐसे स्टेप्स करे थे ये देखने के लिए कि हर स्टेप में बेबी किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके देखा था। तो हर बारी इन्होंने ये नोट किया था कि जैसे सपोज स्ट्रेंजर आता है तो बेबी का क्या रिएक्शन होता है, और मदर बाहर चली जाती है तो बेबी का क्या रिएक्शन होता है। उसके बाद जब मदर बाहर है और वो अकेला है बेबी, और तब अगर स्ट्रेंजर आ जाए तो उस टाइम वो कैसे रिएक्ट करता है, और फाइनली जब मदर वापस आ जाती है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। तो ये स्टेप्स थे पूरे इसमें टेस्ट में। तो इन्होंने इस तरह से टेस्टिंग की थी।
और उन्होंने ये देखा कि अलग अलग, जैसे बहुत सारे अलग अलग इन्फेंट्स थे, तो सबका अटैचमेंट स्टाइल बहुत अलग इनको नज़र आया था। इनकी स्टडी में ये जो भी इनका रिजल्ट था उसमें ये इनको पता चला कि जो 67% अमेरिकन मिडिल क्लास इन्फेंट है, बिकॉज अमेरिका में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो जो अमेरिकन मिडिल क्लास इन्फेंट है उन्होंने 67% बच्चों की सिक्योर अटैचमेंट थी। ये वर्ड समझ लेना क्या मतलब है। सिक्योर अटैचमेंट का मतलब है कि वो उनकी मदर से अलग होने के बाद रो भी सकते हैं, नहीं भी रो सकते हैं। अगर उनकी मदर, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, थोड़ी देर रोते हैं फिर चुप हो जाते हैं, सो दे मे और मे नॉट क्राई, ज़रूरी नहीं है कि वो रोएं, but if they do, it's because of the mother's absent, and when she returns they actively seek contact with her. तो अगर वो रोते हैं क्योंकि मदर बाहर चली जाती है, तो जैसे ही मदर वापस आती है वो उसके पास जाते हैं फटाफट से और चुप हो जाते हैं, तो वो सिक्योर हैं। सिक्योर मतलब वो या तो रोएंगे नहीं, और अगर रो भी रहे हैं तो उसकी मदर आने के बाद चुप हो जाएंगे और फटाफट जाके मदर के पास या केयर गिवर के पास जाके बैठ जाएंगे। दूसरे 20% है वो अवॉइडेंट अटैचमेंट शो करते हैं। अवॉइडेंट मतलब दे डोंट क्राई, वो रोते नहीं है, मदर जाती है तो वो रोते नहीं है, और वो स्ट्रेंजर के साथ भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे वो अपनी मदर के साथ करते हैं, नॉर्मल एकदम, कोई अलग रिएक्शन नहीं होता। और जब मदर वापस आती है वो तो भी उसके पास नहीं जाते, मदर के पास, दे अवॉइड हर, मतलब वो उसके पास वो इतना मदर को इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो ये अवॉइडेंट अटैचमेंट है। और लास्ट में 10% इन्फेंट्स एक डिफरेंट पैटर्न शो करते हैं जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंट अटैचमेंट। रेजिस्टेंट अटैचमेंट का मतलब है कि जब वो मदर नहीं है तो वो मदर को ढूंढ रहे हैं, मदर कहाँ पे है। जब वो चली जाती है वो गुस्से में होते हैं, चीज़ें फेंकते हैं, लेकिन जब वो वापस आ रही है तो वो उसको गुस्सा दिखा रहे हैं, वो उसको पुश कर रहे हैं, वो उसको मतलब मदर से या केयर गिवर से इतना गुस्सा दिखा रहे हैं कि दे आर पुशिंग हर अवे, और रोने लग जाते हैं जब वो उसे उठाती है। तो ये रेजिस्टेंट अटैचमेंट है कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि क्यों आपने ऐसे किया, मैं आपके पास नहीं आऊँगा, इस टाइप से। And finally, about 5% of infants show disorganized attachment. Disorganized या disoriented भी बोल सकते हैं इसको, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है, मतलब कंफ्यूजिंग सा रिएक्शन दिखता है। when they reunited their mothers, these babies showed disorganized और contradictory, मतलब contradictory मतलब वो मदर की तरफ देख भी नहीं रहे हैं लेकिन उसके पास जाके बैठ जाते हैं मदर के पास, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं, मदर को नहीं देखते हैं, उनके अंदर इमोशंस नज़र नहीं आती है, बहुत ऑड रिएक्ट करते हैं, तो ये डिसओरिएंटेड अटैचमेंट है। सो ये डिस्टिंक्ट पैटर्न्स दिखे थे अटैचमेंट में जब ये स्टडी हुई थी, और ये कहा जाता है कि ये जो भी बच्चे के अंदर जो अटैचमेंट पैटर्न्स होते हैं ये मदर की बिहेवियर की वजह से होते हैं। अगर मदर बच्चे को लेके, उसकी नीड्स को लेके सेंसिटिव नहीं है तो बच्चा उसको अवॉइड करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा। अगर मदर प्रॉपरली सेंसिटिवली बच्चे का ध्यान रखती है, उसके नीड्स को पूरा करती है, तो फिर बच्चा उसके साथ सिक्योरली अटैच होता है। तो अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।